नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी प्रेमचंद्र के फटे जूते। प्रेमचंद्र का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। पाँव में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पथरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे कस लिए जाते हैं? दाहिने पैर का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि से जूते पर अटक गई। सोचता हूँ, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक होगी तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण है ही नहीं। यह जैसा है वैसे ही फोटो खिंचवा जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप भी नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींचने से उंगली ढक जाती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में कहीं क्लिक करके फोटोग्राफर को थैंक यू कह दिया जाए। विचित्र है, यह अधूरी मुस्कान यह मुस्कान नहीं है। इसमें उपहास और व्यंग है। यह कैसा आदमी है जो खुद को फटे जूते पहनने फोटो खिंचवा रहा है, पर किसी पर हंस भी नहीं रहा। फोटो ही खिंचवाना था तो जूते पहन लेते या ना खिंचवाते। फोटो खिंचाने से बड़ा बिगड़ता है। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा भाई, चल भाई कहकर बैठ गई होंगी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूता ही नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारी कलेश को अपने भीतर महसूस करके रोने लग गया, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते हो तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई देते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए बीवी तक मांग ली जाती है। तुम जूते नहीं मांग सकते। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते हो। लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या ही मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर रहती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे में मारे रहे होंगे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तो महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़कर खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी।
तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित तो है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हमें पर्दे पे कुर्बान हो रहे हैं। तुम्हारा जूता बड़े ठाठ से पहनते हो तुम। मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ही नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी भी बिना फोटो के ही छुपा दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पर परस्त करती है। या तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले को पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी है मुस्कान यह होरी का गोदान हो गया है। क्या पूस की रात में नील गाय हुलुक का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं जा सकते? मुझे नहीं लगता। माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ। यह कैसे फट गया? मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के ताकते से बचने के लिए मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पहिनिया घिस गई है, बिरसो गयो हरी नमा। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए क्या कहा? जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबे परे सलाम। चलने से जूता घिस गया है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज जो परत सर्दियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया होगा। कोई टीला जो रास्ते में खड़ा हो गया, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। तुम समझौता ही कर लेते। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिसको मुस्कुरा रहे हो उसे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करती हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया था? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, यह व्यंग मुस्कान को भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम पर, सभी पर हंस रहे हो। उन पर जो उंगली छिपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीलों को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। पर तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया है। उंगली बाहर निकल गई है पर पाँव बच रहा है और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता मैं तलवे को नाश कर रही हूँ। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद्र की प्यारी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।